सियासी तौर पर यूपी को दिल्ली का मेन गेट कहा जाता है। यानी अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो आपको यूपी की सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी और इन्हीं सीटों में से कुछ को हॉट माना जाता है और इन्हीं में से एक है कानपुर शहर की सीट, जिससे इस बार बीजेपी ने सीनियर जर्नलिस्ट रमेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बनाया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको जीत का आशीर्वाद देने के लिए खुद वो कानपुर पहुंचे और उनके लिए एक बाकायदा रोड शो भी किया। रमेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रमेश जी, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के लिए, उल्टी गिनती शुरू है। क्या आप चुनौती देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जब से मैं प्रत्याशी बना, मैं लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे लोकसभा के 18 मंडल हैं, मैं लगातार में गया, उनके साथ मीटिंग की। हज़ारों कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं लगातार शुरुआती दौर में। तो पहले मैंने अपने कार्यकर्ताओं का मूड भापा कि वो कितने एनर्जेटिक है, तो हर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह था। उसके बाद फिर मैंने शहर का मूड देखा कि क्या मिजाज है पार्टी के प्रति। तो आप जानते हैं लोकसभा में पार्टी लड़ती है, कैंडिडेट का भी अपना रोल होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्टी की जो नीति होती है, उसके जो मुखिया होते हैं, वो देश और समाज के लिए क्या कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो मैं चाहे पार्क हो, मॉर्निंग वॉकर्स हों, उनके पास मॉर्निंग में गया, तमाम बुद्धिजीवी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। साथ में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री एरियाज में जहाँ लेबर काम करते हैं, स्लम एरियाज में कई एनजीओस जो काम कर रही हैं शहर में, अच्छा, उनके पास भी मैं गया। सबसे मैंने एक मिजाज, मूड देखा कि क्या है पार्टी के प्रति। तो मैंने देखा कि कानपुर के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में कानपुर है। तो मैं समझ गया उसी समय कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ शुरुआत से ही, मतलब पहले दिन से ही जीत सुनिश्चित थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बस ये था कि हम लोगों ने फिर प्रयास किया कि जीत के अंतर को और बढ़ाया जाए, उसके लिए निरंतर प्रयास हुए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री से हम लोगों ने अनुरोध किया, संगठन ने और सब लोगों ने मिलकर, कि कानपुर के लोग चाहते हैं, चाहते थे कि वो माननीय प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो करें और वो कानपुर के लोग उनको पास से देखें। ये कई लोगों ने, मैं जब जब घूमा हूँ तो कई लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को हम लोग पास से देखें, हम लोग उनके फैंस हैं। तो हम लोगों ने अनुरोध किया और माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कानपुर के लोगों की इस मांग को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और कानपुर को रोड शो दिया। और भव्य तस्वीरें भी हम लोग के सामने और भव्य तस्वीरें आई और उसके बाद कानपुर के लोगों ने भी अपना जो उनका जो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री आए, उनको स्वागत करना चाहा, तो इतना भव्य तरीके से माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इससे माननीय प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने जाते जाते कानपुर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जिस उत्साह और जोश के साथ उन्होंने स्वागत किया और रोड शो की बहुत तारीफ़ किया उन्होंने। आप देखा होगा कि जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के रोड शो की तारीफ़ की, उससे दिखता था कि कानपुर के मन में अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी के मन में भी कानपुर है। तो कानपुर को भी, और वो रोड शो जो लगभग 1.5 किलोमीटर से कम था, 1.3 या 1. था रोड शो, लगभग मान 1.5 किलो मान लीजिए आप, जो गुमटी से लेकर और कालपी रोड तक जाना था, वापस जाना। वो रोड शो आप समझो चकेरी से लेकर और गुमटी नंबर 5 तक 17 किलोमीटर का रोड शो हो गया। यू इमेजिन। क्योंकि इसलिए वो रोड शो हो गया कि जगह जगह इतनी भीड़ थी, हजारों की भीड़ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार थी, उनको देखने के लिए आतुर थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब देखा कि इतनी भीड़ है लगातार 17 किलोमीटर, तो जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बाहर निकलकर हम लोग कवरेज करने गए थे, पैर रखने की जगह नहीं, अब वो वहाँ जगह नहीं थी जहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था, जहाँ पे कोई सूचना नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ कोई स्वागत कार्यक्रम किया जाए, कुछ सिर्फ ऑटोमेटिक, मतलब पूरा शहर उमड़ पड़ा था कि शहर ने कहा कि कौन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी देखे। ये होड़ मची हुई थी कि यहाँ तो रोड शो शाम को होगा, हम पहले माननीय प्रधानमंत्री से रूबरू होना है, हम उनको देख लें माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो वो लोग सब पहले से ही चकेरी एयरपोर्ट से लेके लगातार जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिली वहाँ हजारों की संख्या में खड़े हुए। तो मैं कानपुर के सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की रोड शो में उन्होंने बड़े जोश और उत्साह के साथ
स्वागत किया। इसीलिए कानपुर का रोड शो सिर्फ कानपुर में इसकी धूम नहीं रही, इसकी जो चर्चा है वो पूरे देश में हो रही पूरे है। देश में। लेकिन इसीलिए ये भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है रमेश जी कि चूंकि आपसे पहले 2 सीनियर आपके जो मेंबर थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हों या सतदेव पचौरी जी हों, इतने सीनियर्स की जो विरासत अगर आपको संभालने को मिलती है और आप उनकी जगह आपको टिकट मिला है, तो कुछ नर्वस हैं आप, या आपको लगता है कि चुनौती है थोड़ा सा इतने बड़े लोगों के बाद आपको उम्मीदवार बनाया है? नहीं, देखो, निश्चित रूप से माननीय मुरली मनोहर जोशी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, हम लोगों ने उनके नेतृत्व में सीखा है। और माननीय हमारे सत्यदेव पचौरी सांसद हमारे सीनियर हैं, हम लोग बड़ा उनका सम्मान करते हैं। उनका भी बड़ा मेरे साथ स्नेह रहा, वर्तमान सांसद का। और कल भी मैं उनके प्रोग्राम में था तो उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि रमेश अवस्थी को भारी जीत से रमेश अवस्थी जीत रहे हैं और आप सब लोग रमेश अवस्थी को और जिताइए, एक जीत का अंतर बढ़ाइए। कल कार्यक्रम में बोल रहे थे, वो हर कार्यक्रम में जाके अपील करते हैं और जहाँ जहाँ उनको जाना होता, जहाँ जहाँ हम लोगों की ज़रूरत होती वहाँ उनको हम लोग कार्यक्रमों में ले जाते हैं। और वो फ़ोन पे भी लोगों से अपील कर रहे हैं, पूरी तरीके से मेरे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने काम किया। देखिए, सत्यदेव पचौरी जी आज हमारे वरिष्ठ हैं, तो बड़े नेता हैं वहाँ पे कानपुर के लिए, और उन्होंने कानपुर के लिए विकास के लिए योजनाएं बनाई, काम किया। हम लोग भी उन्हीं की जो काम हैं उनको और आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं कि उनके जो आगे जो उनका योजना थी उसका आधार पे हम लोग नए प्रोजेक्ट लाए। माननीय मनोहर जोशी जी की बात का अगर आप करें तो वो भी राष्ट्रीय स्तर है, उन्होंने भी कानपुर के विकास का विजन रखा। लेकिन उसके बाद लोग कह रहे हैं कि उनको टिकट पहले जोशी जी को बदल दिया गया, फिर पचौरी जी को बदल। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इस तरीके की छोटे छोटे हमारा आंतरिक मामला कि हम किसको टिकट देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप चूँकि मीडिया के व्यक्ति हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबको पता है कि माननीय मुरली जो हमारे यहाँ एक नियम बना दिया गया, एक हम लोग की है एक मैक्सिमम, कोई बात होती तो अलग चीज़ है, कभी कभी रूल्स में थोड़ा संशोधन करना अवस्था अनुसार, बहुत ज़्यादा मांग के अनुसार। लेकिन मैक्सिमम टाइम या मतलब 99% मान लीजिए आप कि हम लोग ने, पार्टी ने एक बनाया कि हम लोग नए लोगों को मौका देंगे। और पार्टी के जो सीनियर्स हैं 75 साल के बाद, हम लोग उनको मतलब पार्टी उनको संगठन मिलेगी और जिम्मेदारी देगी। आपने देखा हो, चाहे गवर्नर बना दें राष्ट्रीय संगठन में, तो लोग बड़े बड़े लोग बन गए। हमारे माननीय कलराज मिश्रा जी का उदाहरण है, कई उदाहरण है, एक नहीं कई उदाहरण है जिनको गवर्नर बनाया गया 75 साल के बाद। उनके अनुभव को हम लोग पार्टी कहाँ यूज कर सकती है तो वो यूज करती है। माननीय मनोहर जोशी जी भी 75 साल उम्र के बाद उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं पार्टी के नियमों को पालन करेंगे। माननीय पचौरी जी ने भी मना कर दिया कि मैं मेरी 75 साल आयु हो गई, अब मैं संगठन के काम करूंगा, पार्टी के काम करूंगा, मना कर दिया। तो उनको वो आज नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो एज फैक्टर नहीं तो आज वही लड़ रहे होते। उसके बाद पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं तो एक पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया। देखिए, ये ज़रूर है कि मैं पत्रकार हूँ, 30 साल से अधिक मेरा पत्रकारिता का जीवन है। लेकिन दूसरी हकीकत है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हूँ और कानपुर से हूँ, लगातार 5 साल से सदस्य हूँ लगातार। और मैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार 2013 से सीधे तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं कानपुर बुंदेलखंड के बांदा लोकसभा क्षेत्र से मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ से चूँकि इसी लोकसभा को जो हमारा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रक्चर है, उसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है। तो हम लोग यहीं से राजनीति, बांदा के लिए भी टिकट मांग रहे थे। वहाँ 2014 में हम वहाँ प्रत्याशिता की दौड़ में थे और लगातार प्रोग्राम कर रहे थे। वहाँ कानपुर में भी कर रहे थे, साथ में वहाँ भी कर रहे थे। क्योंकि जब आप राजनीति करना चाहते हैं तो जहाँ आपको स्कोप दिखता है वहाँ आप जाते हैं। तो यहाँ सारे सीनियर लीडर थे, तो हम लोगों का वहाँ भी संबंध है, वहाँ भी कर्म क्षेत्र रहा है। तो हम लोगों का था कि भाई चलिए भाई वहाँ पे 2019 में मैं प्रत्याशिता के दौड़ में था वहाँ बांदा चित्रकूट में। तो और काफ़ी हद तक सबको पता है कि नाम मेरा प्रत्याशिता के दौड़ में नंबर 1 नंबर 2 में था। लेकिन फिर भी पार्टी का अपना नहीं रमेश जी, लेकिन यही इसीलिए तो ये सवाल खड़ा होता है। हम लोग तो आपको बहुत पहले से कवर करते आए हैं, आप बाकायदा पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते थे और उसमें शामिल होते थे कार्यक्रमों में। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आखिर विपक्ष ऐसा नैरेटिव क्यों गढ़ रहा है कि आपको बाहरी बता रहा है और स्थानीय बनाम बाहरी का ऐसा नैरेटिव क्यों गढ़ रहा है? 2 चीज़ें, पहले विपक्ष जो गढ़ रहा है, पहले वो अपने नेताओं को लेकर है
कि कहीं उनका आज राहुल जी या वो उनकी जो और नेता हैं बड़े सुनिए, ये क्या जब रायबरेली अमेठी में उनका मकान है क्या, और तमाम और नेता हैं, तमाम लोकसभा में एक अलग सिस्टम होता है जहाँ जिसकी अवस्था होती है वहाँ काम करता है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। हमारे लिए तो वो लोग जानते हैं कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, उसके बाद नैरेटिव कर रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जब आप क्या डरे हैं? डर, एकदम डर है पूरी तरीके से। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, तमाम लुलझुल हरकत में बात कर रहे हैं, तमाम इस तरीके की बात कर जिनका मैं जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। और वो जो जिनके कहना नहीं मकान जो सीधे से बने हो तो पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है पूरा कि कोई न कोई मुद्दा मिले। मैं यहीं करने वाला हूँ। आप तो जर्नलिस्ट हैं, मैंने बताया ना कि मैं कानपुर में रह के वहाँ कुछ लोगों का दो तरीके की भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई जा रही हैं। पहला ये कि रमेश अवस्थी पत्रकार हैं, पत्रकारिता के नाते टिकट मिली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जरूर है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि, और पत्रकारों को बड़ा सहयोग रहा, उनका मतलब मोटिवेशन रहा हमेशा कि नहीं राजनीति में आप जाइए। लेकिन पार्टी ने टिकट मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में दिया, क्योंकि मैं लगातार 2013 से पार्टी के लिए सीधे तौर पर काम कर रहा हूँ। प्रत्याशिता की दौड़ हो या पार्टी के कार्यक्रम हो, सीधे तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। तो पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये आप गलत। अब ये चीज़ किसी को नहीं पता, हमारे किसी पत्रकार साथी नहीं पता है, तो वो उस नैरेटिव में फंस जाते हैं, नैरेटिव बनाने में जाल, या नहीं पता उनको, नहीं पता कि मैं भारतीय जनता पार्टी 5 साल सदस्य, उनको नहीं पता कि मैं 10 साल से लगातार पार्टी में लगा, उनको नहीं पता कि मेरे पारिवारिक बड़े भाई 1967 में चुनाव लड़ चुके हैं जनसंघ से, उनको ये नहीं पता कि मैं बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य रहा हूँ। तो उनको ये जानकारी नहीं कि रमेश अवस्थी कानपुर में स्थायी रूप से यही जो हमारा अपार्टमेंट बंदा अपार्टमेंट, इसमें लगातार मैं 15 साल, हमारा इंटरव्यू भी आपके घर पे ही चल रहा है पूरा, ये 15 साल से लगातार रह रहा हूँ। उनको ये जानकारी नहीं कि रमेश अवस्थी का आधार कार्ड यहीं है, वोटर कार्ड भी यहीं है, रमेश अवस्थी का बेटा यहीं जयपुरिया स्कूल में ऑन रिकॉर्ड देख लिया, वो पढ़ा है पूरा। तो अगर वो नहीं जानते हैं तो उनको ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ये उनकी गलती है कि वो सिर्फ इस बात को लेके नैरेटिव चेंज कर दें कि रमेश अवस्थी बाहरी हैं। तो अगर वो ये कहते हैं तो वो उनके जाल में फंस रहा है ना, जो कांग्रेस पत्र। ये देखिए विपक्ष का एक काम है कि वो अपने उलझुल आरोप लगाना, आपके खिलाफ बयानबाजी करना, वो जानते हुए। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग पार्टी के हमारे विपक्ष के आरोप, वो खुद हमारे यहाँ आके कई बार आ चुके हैं, मेरे घर पे आ चुके हैं, मेरे साथ हमारा एक बच्चे के बर्थडे पे हम लोग एक मैंगो पार्टी करते हैं, उसमें वो लोग आ चुके हैं। अच्छा, वो लोग आ चुके हैं, उनको पता है रमेश अवस्थी यहाँ रहते हैं, हमारे 15 साल से लगातार रह रहे हैं। वैसे तो मैं 1986 से यहाँ हूँ, कानपुर से 1986 से मेरा यहाँ जुड़ा हूँ। मैं SD कॉलेज में मैंने शुरुआत की थी, LLB से शुरुआत किया था, उसके बाद DA में पढ़ा। तो मैं कानपुर की छात्र राजनीति में 1986 से इन्वॉल्व हूँ पूरी तरीके से, तब से मेरा लगातार रिश्ता है। 2000 उसके पहले मैं वहाँ पे किराए पर रहता था, उसके बाद 2010 से लगातार मैं अपना स्थायी रूप से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ स्वरूप नगर में, और लगातार कार्यक्रम कराता हूँ, लगातार यहीं पार्टी की राजनीति करता हूँ, लगातार यानी। उसके बाद आप ये बताइए कि क्या एक नागरिक होने के लिए, कानपुर का निवासी होने के लिए ये जो मैंने आप बताया ये काफ़ी नहीं है क्या? ये एक तरह से आप कह रहे हैं कि सियासी हथकंडा है। सियासी हथकंडा है पूरा, सब जानते हैं, वो जानते हैं कि यहीं रहने वाले हैं। और अगर आप ये आधार काफ़ी नहीं है कि आपका वोटर ID यहाँ हो, आप आधार कार्ड भी हो, आपके बच्चे भी यहीं पढ़े हों, उनका और आप 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, उसके बाद भी लोग कहें नहीं आप कानपुर के नहीं रहने वाले हैं, कानपुर निवासी, फिर तो ऐसे तो 40% 50% कानपुर, तो आप बिना कहेंगे ये तो कानपुर के लोग रहने वाले नहीं, फिर तो आप बिल्कुल उसको कानपुर का निवासी नहीं कहेंगे, जबकि वो तमाम ऐसे लोग जो 15-20 साल। और अगर फिर इसके बाद तो फिर आप 15 साल का अगर नहीं मानते, 15 साल में तो 86 से हूँ, उसका 86 से आप नहीं मानते कि कानपुर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कानपुर में रहने वाला, तो फिर तो आपको इससे पहले जाएंगे तो तमाम ऐसे लोग हैं जो 50% लोग फिर आप कानपुर निवासी है ही नहीं, वो तो बाहर के, सब लोग बाहर से आके रह रहे हैं। मैं भी बाहर के जिले का हूँ, 10 साल से मैं कानपुर रह रहा हूँ। तो आप कानपुर निवासी नहीं है क्या? आपको लोग कानपुर निवासी नहीं कहते हैं क्या? तो आप कानपुर निवासी, और उसके बाद भी मान लीजिए आपका घर भी हो जाए, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़े, तो फिर और क्या, मतलब क्या और चीज़ जरूरत पड़ती है कानपुर निवासी होने के लिए? ये मैं जानना चाहता हूँ विपक्ष से। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो अपना ज्ञान बढ़ाएं। और जहाँ तक वो तो मेरे यहाँ आते थे, मेरे जो लोग कह रहे हैं मेरे बच्चे के बर्थडे में वो हम लोग मैंगो पार्टी करते हैं, हम उनको मिठास देते हैं, और उसके बाद भी उनकी जवान में कड़वाहट है
तभी तो इसको सियासत कहा जाता तो है। मैं क्या करूं, इसके लिए क्या वैसे मैं करूं? अपने दर्शकों को बता दूं कि रमेश जी ने जैसे कहा कि वो पहले पत्रकार थे, ऐसे राजनीति में आप गूगल कर सकते हैं, दसियों ऐसे मंत्री नेता हैं जो पहले पत्रकार थे और बाद में वो राजनीति में आए थे। कोई नई बात नहीं है। कोई नया नहीं। खैर, ये तो हुई सियासी हथकंडे की बात, जिस तरह आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की आपने बात की, प्रधानमंत्री जब आए थे तो हमने पढ़ा कि उन्होंने आपको काफी जीत का मंत्र भी दिया और रमेश बाबू के नाम से भी संबोधित किया। क्या क्या आशीर्वाद दिया, क्या बात हुई प्रधानमंत्री से? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के नेता भी हैं और एक बहुत बड़ा अनुभव है, और देश और दुनिया के सब बड़े बड़े नेता हैं आज की डेट में। आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में देश में सबसे बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। वो व्यक्तित्व तो जब आया तो सामने जैसे वो वहाँ पे निकले हैं गुमटी से, तो मैंने एक उनको त्रिशूल भेंट किया। हाँ, तस्वीरें हम लोग के सामने हाँ, आई। कि मैंने मन में सोचा कि क्या माननीय प्रधानमंत्री को दिया है, प्रतीक के रूप में कानपुर आए हैं तो उनको क्या दिया जाए। तो मुझे लगा माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से चाहे वो बाबू विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया उज्जैन महाकाल में, किस तरीके से बहुत अच्छा, आज उज्जैन का महाकाल जाइए आप लगेगा कि आज क्या वहाँ कॉरिडोर बहुत शानदार कॉरिडोर बनाया उन्होंने। जिस तरीके से केदारनाथ में जीर्णोद्धार कराया, आप देखिए केदारनाथ की बिल्कुल मतलब क्या भव्यता नज़र आ रही, और जो निर्माण हो रहे हैं मुझे लगता है कि 2 साल में तो आप कहेंगे कि वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री ने कितना भव्य वहाँ करा दिया केदारनाथ। तो मैंने कहा कि फिर यहाँ का प्रतीक चिन्ह उनको एक त्रिशूल भेंट किया जाए, और जैसे मैंने उनको त्रिशूल भेंट किया तो बहुत वो प्रसन्न हुए उनके मतलब। और जो एक होता ना, ये थे एक अभिभावक, जैसे आप घर में जाते हैं, कभी बाहर से आप अपने घर में जाते हैं, आपका भतीजा मिलता है, आपका और भाई मिलता है, छोटा बड़े होते हैं, तो उसको प्यार से आप बड़े स्नेह भाव से, तो बहुत ही स्नेह भाव से उन्होंने कहा, जैसे मैंने त्रिशूल दिया कि और कैसे हैं रमेश बाबू। तो मुझे लगा जैसे एक पिता अपने 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 बेटे को जब मिला है तो वो एक प्यार स्नेह दे रहा है, भाव विभोर उन्होंने कर दिया। और मैंने कहा कि आज वो व्यक्तित्व जो देश नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, ये क्वालिटी अगर है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। और माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे कार्यकर्ता जो अपनी जान लगाने को तैयार रहता है, ये कारण है। वरना आप देखते हैं कि लोग प्रधानमंत्री छोड़ दिए, छोटे छोटे नेता विपक्ष में नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से इग्नोर करते हैं, जैसे पहचानते नहीं उनके नौकर हों वो। लेकिन आज हमारे पार्टी में छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता एक दूसरे को बहुत सम्मान करते हैं, और यही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सम्मान भाव है। तो वो देखने को मिला। आप उसके बाद जब रैली स्टार्ट हुई और माननीय प्रधानमंत्री ने देखा, कानपुर के लोगों ने इतना उनका मतलब गर्मजोशी के साथ जो स्वागत किया है, वो आप खुद आप आश्चर्यचकित होंगे। लोग आश्चर्यचकित थे कि भीड़ कहाँ से आ गई, कहाँ कितना रोकना पड़ा, सभी गलियाँ रोक दी गई थी सभी लिए, उसमें भी लाखों आदमी खड़ा हुआ था जो आ ही नहीं पाए, कि वहाँ आ ही नहीं सकते थे इतना। 5 लाख की जब भीड़ वहाँ जहाँ एक जगह हो जाए पूरे रोड पे, वहाँ पे आप कैसे रखते हैं। सुरक्षा के तमाम कारणों पर वहाँ प्रशासन पूरा लगा हुआ था कि भाई किस तरीके से भीड़ खत्म करो, जबकि वो भीड़ डाइवर्ट वहाँ से भी लोग स्वागत करके चकेरी से लेके यहाँ तक, वो अगर वो भीड़ आ जाती तो फिर तो आप कानपुर क्या हालत होती, भगवान मालिक है। लोग जानते थे कि भीड़ होगी, इसलिए लोगों ने वहाँ जाके जगह जगह स्वागत किया। तो आपने उसके बाद जब देखा कि तमाम लोग बाएँ दाएँ सामने नारे लगा रहे हैं पूरा, तो देखिए आज प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अनुभव है, उनकी लोकप्रियता, उनका अनुभव, राजनीतिक अनुभव। वो जानते हैं कि एक नेता को अपने जो हमारे आम जनता से क्या, आम जनता की क्या अपेक्षा है और उसको किस तरीके से उसका अभिवादन करना चाहिए। तो मैं साइड में बहुत लोग नारे लगा रहे थे, मैं सामने भी देख रहा था, उनका अभिवादन कर रहा था। उन्होंने जब देखा कि बाईं साइड में बहुत लोग नारे लगा रहे हैं, तो उन्होंने प्यार से हाथ रख के कहा, रमेश जी ये अपने लोग हैं और देखिए किस तरीके से जोश में स्वागत कर रहे हैं, आप इनका इधर भी अभिवादन कर लीजिए, इस साइड में भी अभिवादन। छोटी-छोटी बातों का ध्यान, छोटी-छोटी बात के आप समझ। तो मुझे लगा जैसे एक गार्जियन, एक पिता ने पूरी तरीके से किस तरीके से वात्सल्य था उनका। मैं अभिभूत हो गया, मेरे पास शब्द नहीं है, और मेरे जीवन का एक बहुत सुखद पल था कि एक गार्जियन के रूप में किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधे में रख के मुझे समझाया, मार्गदर्शन दिया पूरी तरीके से। और उसकी मैं आपको कुछ मतलब शब्दों में नहीं बयान करता, लेकिन इतना मान लीजिए कि एक बहुत उससे प्रेरणा मिली मुझे, और लगातार वो मार्गदर्शन उन्होंने दिया। और उसके बाद जाते हुए उन्होंने कार्यक्रम की बधाई दी कि बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम। साथ में कहा कि कानपुर के लोगों को भी
मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा स्वागत किया। और इस जाके साथ में उनका ट्विटर हैंडल, और आपने देखा ही होगा कि वो दिख रहा था कि कानपुर ने प्यार अगर दिया, हाँ ट्रेंड में था, कानपुर वासियों ने अगर उनको प्यार दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बहुत आशीर्वाद वैश्य ने दिया। लेकिन रमेश जी, अब हम कुछ स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि चूंकि 10 साल से बीजेपी का सांसद यहाँ पर थे, पहले मुरली मनोहर जी और उसके बाद सत्यदेव पचौरी जी, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि 10 साल में पिछले कानपुर में कोई काम नहीं हुए, जबकि 15 साल तक जब लगातार कांग्रेस के यहाँ पर सांसद थे श्री प्रकाश जायसवाल और तमाम लोग, तो काफ़ी यहाँ पर काम हुए। तो इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप काम गिनाइए, मुझे तो कोई काम दिखते नहीं जो 15 साल में कोई काम हुआ। सिर्फ पॉलिटिक्स हुई, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति। एक सीओडी की पुल था जो बना ही बस नहीं, वो बना नहीं पूरा। और आपके कार्यकाल में बीजेपी के बना, बीजेपी कार्यकाल में बना, तो मुझे तो कोई काम दिखता नहीं। सिर्फ पॉलिटिक्स हुई, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और दंगे फसाद हुई, लूटमार हुई, ये सब हुआ, सब गुंडागर्दी हुई। इसके अलावा मुझे तो नहीं दिखता 5 साल में केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने मिलकर कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, डबल इंजन की सरकार आई, आप देख रहे हैं, मेट्रो हो, चाहे सड़कें हों, तमाम सीवर हों। आज देखिए ट्रीटमेंट प्लांट की आप ये बात कर रहे थे अभी कि किस तरीके से लेदर इंडस्ट्री पे काम हो रहा है, उद्योग कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, इसलिए वो एक एक चीज़ पर नज़र रखे हैं, भविष्य की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हमारे सांसद जी ने बहुत काम किया है और आगे उन्होंने कई योजनाएं बनाई, उस पर हमें आगे चलना। तो ये सब एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि काम किया। आज देखिए कानपुर में आप जानते हैं हर तीसरे महीने एक दंगे होता था कि लोग भयभीत हो जाते थे, घरों से नहीं। आज सब कुछ नहीं हो रहा। शांति अमन चैन के साथ, स्वाभिमान के साथ कानपुर के लोग रह रहे हैं। तो इनको ये कष्ट हो रहा है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ ये सब क्यों नहीं हो रहा ताकि लोग मेरे पास आए। तो इस तुष्टीकरण करके और यहाँ पे दंगा फसाद करके, लूट मार करके, कब्जा करके, ये सब कानपुर में था। आज सब खत्म हो गया। आप सिर्फ विकास की बात ना करिए, तो टोटलिटी की अगर सरकार की बात होती है तो टोटलिटी में बात होती है। विकास तो हो ही रहा, साथ में और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही, एक आम आदमी को एक स्वाभिमान की तरह जीने का हक दे रही, ये सबसे बड़ी बात है। विकास से भी बड़ी बात है। आज आप पड़ोस में रहें और पड़ोस में एक बहुत अच्छी सड़क बन जाए और साथ में पड़ोसी या 4 गुंडे आपको रोज़ परेशान करें, आपकी बेटियों को, आप बहनों को तंग करें, पूरी रोमियो वहाँ घरे घरे घूमें, तो मुझे लगता है कि वो सड़क से ज़्यादा आपको ये कष्टकारक होगा कि भाई सड़क चाहे बनती है ना बनती, लेकिन ये गुंडागर्दी तो ना होती। कानून व्यवस्था से आप बहुत, आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो स्वाभिमान, उसका जब स्वाभिमान खोता है ना, तो कहता है कि अब मेरे पास कुछ रहा नहीं। उस स्वाभिमान को अगर जिंदा किया है, स्वाभिमान के साथ रहना अगर सिखाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है और माननीय योगी आदित्यनाथ ने सिखाया है। लेकिन जिस तरह विपक्ष देश के लेवल पे आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, कि आरोप लगाती है और संविधान बदलने की बात करती है, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, तो उनको ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं है। आप तो पत्रकार, आप बताइए, संविधान में संविधान बदलने की कोई परिभाषा नहीं है कि आप संविधान को बदल नहीं सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आम जनता को ये जानकारी, नैरेटिव बने, संविधान कोई बदल नहीं सकता है। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी ने कोई पार्टी आ जाए और 100 की 100 सीटें ले जाए, लेकिन संविधान नहीं बदल सकती। ये संविधान में संवैधानिक व्यवस्था है कि आप संविधान नहीं बदल सकते, भूल चूल उसके मूल स्वरूप को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अवस्था अनुसार, समय समय पे, समाज की अवस्था अनुसार, देश की अवस्था अनुसार आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। और वो संशोधन हुए, और संशोधन जब हुए हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो हुए, उनके हितों में हुए, उनके अहित नहीं हो, हितों में हो। आगे जो भी होगा संशोधन अगर होगा तो उनके हित में होगा। और ये पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है। हाँ, ये जरूर है कि आप अनुसूचित जात, हमारे बैकवर्ड का आरक्षण समाप्त करेंगे और उसको समाप्त करके एक विशेष वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को और आप आरक्षण देंगे तो पार्टी विरोध करेगी। आप उनका हक छीन नहीं सकते। ये लोग उनका हक छीनना चाहते हैं। हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों का, हमारे बैकवर्ड साथी, उनका हक छीन के उनको देना चाहते हैं। तो ये पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी, हम उसका विरोध करते हैं कि आप इनका हक छीन के आप मुस्लिम को कैसे आरक्षण देना है, तो बढ़ा देना है। आप आरक्षण, आप सुविधाएं दीजिए, लेकिन इनका हक मत छीनिए। आप संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ ये लोग रहे हैं। आप देखिए अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से इन लोगों ने किया है कि हमारे अनुसूचित जात भाइयों को और बैकवर्ड का आरक्षण ज़्यादा उनको दे रहे हैं आप आरक्षण। तो ये क्या अन्याय नहीं? और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का वीडियो, वो क्या कह रहे हैं आप देखा होगा कि कह रहे हैं किसी तरीके का आचरण नहीं, हम जो बात है वो जो मैंने आपको बात बताया उसकी बात कर रहे हैं वो, और उसको वीडियो किस तरीके से काट के और उनका नैरेटिव चेंज किया जा रहा है। ये क्या है? आप क्या चाहते हैं?
आप पूरी तरीके से अगर हार रहे हैं तो हार स्वीकार करिए भाई, क्यों जनता आपके साथ नहीं। आप इस तरीके से फ्रॉड करके, इस तरीके से लोग गुमराह करके, आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो भी रही है, जांच हो रही है। उसके बाद देखिए ऐसे लोग के खिलाफ क्या होगा। आप किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। आज आप प्रदेश की जनता ये जान चुकी। कानपुर में आप देखिए, मैं जहाँ जगह जगह गया तो लोग कह रहे हैं वो गठबंधन को बिल्कुल ठगबंधन मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि जिस तरीके 2019 में बहन मायावती के साथ हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, अखिलेश यादव गठबंधन समाप्त। उसके बाद पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ, समाप्त। एक दूसरे को फिर गाली देने लगे, और वो मान रहा है कि जहां 13 मई समाप्त हुई, 14 मई को एक दूसरे के लोग समाजवादी पार्टी और एक दूसरे को गाली देंगे। ये जनता जान रही है, और ये हार रहे हैं, इनको हम वोट क्यों वर्त करें, ये तो रोज का इनका ड्रामा है पूरा। और वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों के साथ, आज प्रधानमंत्री के साथ वो लोग खड़े हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो कानून व्यवस्था के उन्होंने सुदृढ़ किया है, और लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार, उसके लिए खड़े हैं लोग। लेकिन आप गठबंधन की बात करते हैं, राहुल अखिलेश की सभा हो रही है, न्याय यात्रा आई थी, ये सब कोई आपके लिए मायने रखते हैं? मायने रखता। आप देखा न्याय यात्रा में किस तरीके था, कोई था? और उस न्याय यात्रा की अगर बात की जाए तो न्याय यात्रा में जो लोग थे, जो न्याय करने के लिए आए, उन्होंने न्याय कर दिया, इनको छोड़ दिया। उनका तो बेईमान है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। उसमें कौन सबसे बड़ी भूमिका थी? अजय कपूर, श्री प्रकाश जायसवाल जी, दो बड़े नेता हैं कानपुर में, जिनका एक अपना एक व्यक्तिगत स्ट्रक्चर है। मैं स्वीकार करता हूँ तो मैं माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी का भी इस मामले में सम्मान करता हूँ कि उनका सम्मान है समाज में। आज माननीय श्री प्रकाश तबीयत उनकी मतलब खराब है, उनके भाई, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर, भाई ने स्पष्ट रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अजय कपूर जी आज से एक महीने पहले ही, लगभग एक महीने से ज़्यादा पहले वो भाजपा में आ चुके हैं। अब इनके पास रहा क्या है? इनके पास कुछ है नहीं। आप देख रहे हैं जो गठबंधन के लोग हैं कि हम यहाँ पर अमिताभ वाजपेयी जी जो उनके गठबंधन के विधायक हैं, किस तरीके से कांग्रेस का प्रत्याशी गिड़गड़ा रहा था। आपने देखा होगा। ये इससे बड़ी हादसा पद्धति क्या हो सकती कि भाई अमिताभ आप आ जाइए, नहीं तो मैं पर्चा नहीं भरूंगा। ये लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मैं बहुत और चीज़ों बने, क्योंकि मैं व्यक्तिगत आरोप पहले लगा सकता। जिस तरीके से लोग ऊँची तरीके से आरोप प्रत्यारोप, एक षड्यंत्र, ये सब लगा रहे हैं पूरी तरह। अरे भाई चुनाव लड़िए, इन पे मैं कोई तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता हूँ, ना तुम्हारे बारे में मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ। नकारात्मक राजनीति, ऊँची राजनीति कर रहे हैं। भाई मैंने आपके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जनता आपके बारे में जानती है, जनता तय करेगी आप करें, मैं नहीं आपके लिए कुछ कहूँगा। आप जो भी हैं सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड है, अब सब कुछ जनता सबके बारे में जानती है। तो ये मत करिए, सीधी राजनीति, विकास की राजनीति करिए, स्वस्थ राजनीति करिए। आइए फील्ड में, जनता तय करे कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कितने वोट से हार रहा। आपके मोहल्ले में मैं गया जिसमें आप रहते हैं, जिस मोहल्ले, वहाँ पे पूरा मोहल्ला भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद लगा रहा था। माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के नेतृत्व में जुलूस निकला था। कितनी भीड़। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से बूथ से इसको नहीं, इस व्यक्ति को जितना नहीं, क्या भाई क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत चीज़ें नहीं कहना चाहता हूँ कि ये मैं स्वस्थ राजनीति की बात करता हूँ, जनता तय करे। लेकिन जैसे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है, इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया? देखिए ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है, नो डाउट। कानपुर में अगर कोई समस्या की बात की जाए, ट्रैफिक समस्या, इससे तमाम लोग प्रभावित होते हैं कि जब ट्रैफिक लगता है तो लोग बीमार हैं, जो एम्बुलेंस में जा रहे हैं, पता चला कि वो उनको समय से इलाज नहीं मिल पाता है, कभी कभी दम तोड़ देते हैं, ऐसी भी घटनाएं हुई। तो ट्रैफिक समस्या पर काम किया जा रहा है। जो एलिवेटेड रोड बनने की बात हो रही है, बहुत बड़ा एक इशू है, उसको लेकर काफ़ी समय से मांग है, और वो प्रोजेक्ट लगभग फाइनल स्थिति में। कहीं उसमें चुनाव के चक्कर में वो थोड़ा विलम्ब हो गया। उस पर हम लोग प्राथमिकता से काम करेंगे, उसको कराया जाएगा और ट्रैफिक समस्या को हल कराया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी ट्रैफिक समस्या हल होगी। और ये जो आपकी लोकसभा में से 5 सीटों में 3 पर विपक्ष का कब्जा है, कोई मायने रखता है आपके लिए, कोई चुनौती रखता है? नहीं, देखिए अभी तो हम क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर है, कभी परिस्थितियाँ उस समय होती हैं, क्या होता है। विधानसभा के चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ 3 में है, लेकिन जो विधानसभा है हमारी किदवई नगर, और वहाँ पर अजय कपूर जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी तो मेरे साथ आ गए। आज हम लोग लगभग 1.5 से 2 लाख लीड तो वहीं से ले रहे हैं, एक विधानसभा से। गोविंद नगर विधानसभा से हम 1.5 लाख लीडर है, तो हम 3-3.5 लाख की लीड, 4 लाख की मैं वहीं विधानसभा से ले रहे हैं। इनका कहीं बिस्तर लगने वाला वहाँ। आपको देखिए, आप जाइए वहाँ, आप सर्वे करिए जाके, कहीं कुछ नहीं है। अब रही आप आर नगर की बातचीत, आर नगर में हम लोग जीत रहे हैं। और आप अगर देखें लोकसभा 2019 का रिजल्ट निकाली, हम जीते हैं वहाँ। आप मेयर का देखिए, हम लोग बिल्कुल हर जगह जीते हैं। अगर विधानसभा में हम अगर शीशामऊ में
नॉर्मल तरीके से वोटों से आ रहे हैं। आज उस समय का 2019 में और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय इन लोगों ने किस तरीके से विधायक जो थे गुंडागर्दी की, लोगों को डराया धमकाया था, वो सब चीज़ें खुल गई। आज लोग उसी क्षेत्र के विधायक पूरी बेग के साथ लगे हुए हैं। कल आपने देखा ऐतिहासिक रैली सीसामऊ में निकली, लाखों आदमी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल निकल पड़ा था पूरी तरीके से। वो आप कल मुझे लगता है आपकी टीम रही होगी और थी, मैंने देखा था। इतनी बड़ी सब लोग सीसामऊ में थे। आप सीसामऊ हम लोग भारी मोहब्बत जीत रहे हैं, हम लोग क्या नाम ये आपका आर नगर जीती रहे। कैंट में हम लोगों का आज से शुरुआत में 1-2 महीने पहले अगर बात की जाए तो हम लोगों का नेट टू नेट था। लेकिन आज जिस तरीके से प्रचार प्रसार और तमाम चीज़ें हम लोग जाके चीज़ों को समझाया बताया उनको, तो आज वहाँ पे अब हम कैंट जीत रहे हैं। ये ऐतिहासिक रिजल्ट होने रहा। आज तक के चुनाव में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रमेश अवस्थी बनकर चुनाव लड़ रहा है। हर वरिष्ठ हमारा आशीर्वाद दे रहा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं। आप बताइए कि जो कहीं भी किसी फोरम पे कोई ये न कह रहा कि वो वोट, सब लोग लगे हुए हैं पूरी तरह। और जब से चुनाव चालू हुए हैं कानपुर में, तब से चाहे गठबंधन हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, जिसकी सबसे बड़ी हार होने जा रही है। अगर वो जमानत बचा लें तो मैं उनको सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि जो वेब है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, वो इतना है कि कब 13 तारीख को कब लोग सड़कों से निकल के एकदम कमल पर अपना निशान लगाएं, कमल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी जिताएं। लेकिन रमेश जी, एक दर्शकों की ओर से एक सवाल बहुत अहम है, चूंकि कारोबारी शहर है कानपुर, नया टर्मिनल तो देखिए आपकी सरकार में मिल गया, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है फ्लाइट्स की, थोड़ा उसको लेकर लोग चाहते हैं कि फ्रिक्वेंसी बढ़े, क्योंकि बहुत से कारोबारी हैं जिनको लखनऊ जाना पड़ता है। तो अगर आप बनते हैं तो क्या इस ओर ध्यान देंगे और इसको लेकर क्या? हमारी ये प्राथमिकता है। मैंने आप समझ लो कई इंटरव्यूज में लोग जो कानपुर के अभी एक प्रोग्राम हुआ था किसी अखबार के दफ्तर में, उसमें कानपुर के सभी क्षेत्र के लोग, व्यवसायी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के हों, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के हों, चाहे होटल इंडस्ट्री के लोग हों, और सब तरह खेल जगत के हों, तो उनमें सब ने ये बात उठाई पूरा। और मैंने कहा, हमने कि मेरे एजेंडे में कि यहाँ फ़्लाइट का जो फ्रिक्वेंसी इसको बढ़ाया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको और शहरों में भी जोड़ा जाए पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ फ़्लाइट का एक फ़्लाइट से काम नहीं चल रहा है, लोग ट्रैफिक बहुत है, तो उसका हम लोग प्रायोरिटी पे उसको कराएंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा है जो कि यहाँ पर आप, मुझे लगता है कि फ्राइडे और सैटरडे को अगर देखें, श्रम शक्ति में आपको जगह नहीं मिलती जी। तो जिस तरीके से लखनऊ में डुप्लीकेट एक एसी स्पेशल चलती है लखनऊ, उसी तरीके से कम 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन मेरा प्रयास रहेगा कि ट्रेन और एक्सप्रेस चले, कि उस दिन काफ़ी भीड़ होती है, उस दिन ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो 2 दिन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि एक डुप्लीकेट श्रम शक्ति चले, और उसके बाद वो चले 12 बजे अगर ये चलती है तो मतलब 11:30 ही हो जाए, और 12 बजे मतलब आधे घंटे का डिफरेंस वो चले, ताकि, और उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो उसको हम पर डे करा देंगे। तो ये भी हमारे एजेंडे में कि कानपुर के लोग चाहे यातायात की व्यवस्था है, हर चीज़ में जो वो चाहते हैं वो हो। कानपुर का मैं बता रहा हूँ, कानपुर का भविष्य में विकास, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस लेने के लिए मैं प्रयास करूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में है। कानपुर कभी बहुत ही वैभवशाली शहर रहा है, गौरवशाली शहर रहा है, इसके गौरव और वैभव को वापस करना है। कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था, कानपुर कभी भारत के 5 बड़े शहरों में हुआ करता था। जब हम कानपुर के लोग कहीं जाते थे और कहते थे मैं कानपुर का रहना, लोग नोटिस करते थे, तो उस समय कितना गौरव है, आप कानपुर रहने वाले हैं। मैं आप समझिए कि मैं अभी लंदन में पिछली बार सितंबर में गया तो वहाँ घूमने गया था, स्टेडियम में उनके, वहाँ पे मैंने देखा उनकी गैलरी में कानपुर के ग्रीन पार्क का फ़ोटो लगा हुआ था। हालांकि कपिल देव और सौरभ गांगुली की वहाँ गैलरी भी मैंने देखी, कपिल देव की देखी, लेकिन जब देखा कि ग्रीन पार्क के बारे में चर्चा हो रही थी, वहाँ ग्रीन पार्क के बारे में लोग पूछ रहे थे, भाई ग्रीन पार्क क्या, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन पार्क का नाम था, आज क्या स्थिति है पूरा। इस सबको, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, तमाम चीज़ें, पिठूर कितना बड़ा हमारा बड़ा स्थान है, लेकिन आज पर्यटन उस तरीके से नहीं बढ़ पाया। हम जब सरकार आई तब से पर्यटन में वहाँ काम हुआ, लेकिन और हम लोग प्रोजेक्शन के साथ कानपुर में विकास का मॉडल बनाएंगे, जिसमें आप सब लोग रहेंगे और जनता रहेगी, उसके सुझाव लेंगे, उसके आधार पर एक विकास मॉडल बनेगा। वो तमाम चीज़ें उसमें सम्मिलित, चाहे पर्यटन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे खेल हो, चाहे औद्योगिक नगरी हो, इस सब पे कंप्लीट प्लान के साथ काम किया जाए, ताकि एक विकसित कानपुर बने। आज छोटे छोटे शहर विकसित शहरों की श्रेणी में आ गए। भारत का मानचित्र देखिए आप, जो आज से 50 साल पहले जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो विकसित शहर है। कानपुर
कानपुर का जो हक था वो कानपुर को नहीं मिला। ड्यूटी ये कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हुई, यहाँ जो कम्युनिस्ट की राजनीति हुई, यहाँ कांग्रेस का शासन रहा। और कांग्रेस के शासनकाल में अगर हमारी पार्टी का भी कोई प्रत्याशी बना है तो कांग्रेस ने कुछ करने नहीं दिया और स्वयं कुछ किया नहीं। उनको वोट की राजनीति के लिए उन्हें अगली बार सांसद कैसे बनना है, लेबर पॉलिटिक्स किया उन्होंने, तुष्टीकरण की राजनीति किया, दंगे फसाद बना के कार्ड वोट किस तरीके से लिया जाए वो किया। इसलिए कानपुर बदहाल स्थिति में धीरे धीरे होता गया। अब 1850 से लेकर आज तक कानपुर का इतिहास देखिए क्या था उस समय। कानपुर पूरे दुनिया में उसका नाम था, देश और दुनिया में लोग कानपुर। आज कानपुर की स्थिति क्या, वही कानपुर का स्वरूप वापस लाना है, ये मेरे एजेंडे में। क्योंकि मैं माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ कानपुर में आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, किस शहर के लिए क्या है, मैं उनका एक दूत बन के आया हूँ। उनका विजन वो जो चाहते हैं वो कानपुर में 100% होगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अगले 1 साल में आप देखेंगे कि कानपुर के विकास की जो तस्वीर है आपको बदली नजर आएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए बढ़िया, आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं Yes. कानपुर को कैसे बदला जाए। आखिरी सवाल रमेश जी, सवाल क्या, हम चाहते हैं कि एक संदेश अपने वोटर्स को आप दीजिए। कानपुर में वोटिंग कम होती है तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि कानपुर में उत्साह है काफ़ी। जब जहाँ गया ये निश्चित रूप से पहले चरण में और दूसरे चरण में वोटिंग का कर रहा, फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया और वोट अब लोग निकलने लगे। कभी तो गर्मी का मौसम है, निश्चित रूप से चुनौती रहती है कि पिछली बार की अपेक्षा चुनाव जो हैं थोड़ा देरी से हो रहे हैं, कुछ अंतर है और 13 मई को गर्मी होगी, संभावना है। लेकिन उसके बाद भी कानपुर में लोगों ने तय कर लिया है कि हम हर हालत में 8 से 10 बजे के बीच में सब मैक्सिमम टारगेट लिया है, 9 बजे तक लोग वोटिंग कर लेंगे। और वोटिंग करने के बाद लोगों ने कहा कि हर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं, आम जन जगह जहाँ कई सामाजिक संस्थाएँ हैं, स्कूल कॉलेज में गया वहाँ, उन्होंने कहा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार से इस बार वोटिंग ज़्यादा कराऊंगा और कोई कसर नहीं, कोई गर्मी का असर नहीं। क्योंकि जब आप जोश से उत्साह में होते हैं, जब आप एक टारगेट लेके चलते हैं तो ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आपको गर्मी लगती है, ना आपको सर्दी लगती है। तो वहाँ के लोग, जनता उत्साहित है, यहाँ के लोग माननीय प्रधानमंत्री के नाम उत्साहित हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और मुझे मेरा उम्मीद है इस बार से काफ़ी अधिक परसेंट में, मतलब गिरना तो छोड़ दीजिए, परसेंटेज काफ़ी बढ़ के आएगा, ये मैं आपको बताऊँ। चलिए रमेश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रमेश अवस्थी जी से आपने सुना, सियासी सवाल हमने उनसे पूछे, लेकिन आने वाली 13 तारीख को जो किस्मत है जनप्रतिनिधियों का वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना विजन बताया, अगर रमेश अवस्थी यहाँ से जीतते हैं तो जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कराया वो अगर कानपुर को मिलता है तो यकीनन आने वाले समय में कानपुर अपनी पहचान को दोबारा पालेगा।